Hi everyone, this is C Anurag and you are watching YouTube channel Charted Teach. Charted Teach जैसा कि इस चैनल का नाम है और नाम से ही पता चल रहा है कि ये चैनल कहीं एक एजुकेशनल चैनल है। हाँ बिल्कुल ये एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल पे जो आपके लिए लेक्चर आने वाली है वो क्लास 11th 12th उसके बाद आपको M.Com यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड इस पे लेक्चर आएंगे। जो भी लेक्चर आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड लेक्चर आएंगे, चाहे वो डिफरेंट सब्जेक्ट क्यों ना हो, कॉमर्स की आएंगे तो सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड है। आज की जो इस लेक्चर में जो डिस्कशन होने वाली है, चूंकि कॉमर्स की फर्स्ट स्टेज होती है क्लास 11th। हाँ, आज की लेक्चर ही क्लास 11th के लिए होने वाली है। और यह भी बात है कि चूंकि ये चैनल नया है तो मैं ये चाहता हूं जो क्लास 11th के बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज से इस चैनल पे लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वो अपनी जो उनका सिलेबस स्ट्रक्चर है उस सिलेबस स्ट्रक्चर को सही से वो प्लान कर सके और कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ सकें। तो आइए बिना कोई डिले करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे जो लेक्चर आने वाली है वो कंटिन्यू अभी क्लास 11th के लिए आएंगे और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब लेक्चर 11th के आ जाएंगे तो कुछ दिनों बाद है कि क्लास 12th के लिए भी लेक्चर इस चैनल पे आएंगे। सो आप लोग जिन्हें क्लास 11th 12th की लेक्चर लेनी है वो 11th के स्टूडेंट तो अभी से लेक्चर लेना स्टार्ट कर देंगे इस चैनल के थ्रू, लेकिन जिन्हें क्लास 12th की लेक्चर लेनी है, बीकॉम की लेक्चर लेनी है, उन्हें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि प्लानिंग चल रही है। एक बार फाइनल स्टेज पे आ जाती है प्लानिंग, उसके बाद आपके 12th के लिए भी आपके और प्लस ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम के लिए भी लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के लिए और देखते हैं क्लास 11th में आगे क्या करना है। एक बार हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि कॉमर्स, चूंकि कॉमर्स स्ट्रीम लोग सेलेक्ट करते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम ही क्यों लेते हैं। एक बार हम लोग थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम लोग क्या लेते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं। अच्छा, ये भी समझना है? हाँ बिल्कुल, हम लोग एक बार समझ लेते हैं। सर ये क्या है? ये वही है जो आप लोग देख रहे हैं और आपके सामने माइंड में ये क्वेश्चन उस समय आया होगा जिस वक्त आप 10th पास किए होंगे। सर बिल्कुल आया था ये माइंड में हमारे लिए ऑप्शन। ये क्या है? जैसे ही हम लोग क्लास 10th पास करते हैं, यानी आफ्टर गेटिंग रिजल्ट ऑफ क्लास 10th, a student has 3 ऑप्शन। उसके पास 3 ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? फर्स्ट इज साइंस, या तो साइंस ले ले, या तो कॉमर्स ले ले, या फिर आर्ट्स ले ले। सर ऐसा बात नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है सर, मजबूरियां होती है। अच्छा, मजबूरियां होती है, कैसी मजबूरी? ऐसा है कि साइंस में ये होती है कि साइंस में आगे चल करके जो पढ़ना होता है या साइंस की जो सिलेबस होती है वो क्या सिलेबस होती है, एक बार मैं छोटी सी आपको हाईलाइट देता हूं। साइंस में जो पढ़ना है हमें, साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है सर बताओ? फिजिक्स पढ़ना होता है सर, और क्या पढ़ना होता है? केमिस्ट्री पढ़ना होता है, और क्या पढ़ना होता है? मैथ पढ़ना होता है। इन सारे सब्जेक्ट तो आपको साइंस में पढ़ने होते हैं। आर्ट्स में क्या पढ़ना होता है? आर्ट्स में पढ़ना होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद ज्योग्राफी। ये सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में पढ़ने होते हैं। तो सर अब बताना क्या चाह रहा हूं? बताना मैं ये चाह रहा हूं कि कॉमर्स लोग क्यों लेते हैं और कौन लेते हैं। इसको समझने के पहले कि कॉमर्स लोग क्यों लेते हैं और कौन लेते हैं, एक बार समझते हैं कि साइंस क्यों लेते हैं और कौन लेते हैं, और आर्ट्स क्यों लेते हैं और कौन लेते हैं। कौन स्टूडेंट आर्ट्स लेता है, कौन स्टूडेंट साइंस लेता है। ये जनरल सा थॉट है और स्टूडेंट की भी डिसीजन कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं साइंस की। साइंस स्टूडेंट वही लेता है
जो क्लास 11 से पहले यानी कि 10th और 9th में उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट की उसे अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब उसे पढ़ने में इंटरेस्ट काफी अच्छा होता है, इसलिए वो आगे यह भी सोचता है कि मुझे आगे भी इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में मैं पढूं, क्योंकि उन्हें बेसिक आइडिया इन सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की 10th यानी कि 10th में ही मिल जाती है, 9th में ही मिल जाती है, यानी कि 11th से पहले उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट की मिल जाती है साइंस वालों की। उसी तरीके से अगर देखा जाए आर्ट्स में, तो आर्ट्स में भी सेम सिचुएशन है। वही स्टूडेंट लेता है जिसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट की पढ़ने की इच्छा उन्हें पहले से होती है। पहले से होती है, यस बिल्कुल, यानी कि 10th के पहले, 11th के पहले से ही, यानी कि 9th 10th में ही उसे इन सब्जेक्ट की उन्हें नॉलेज, बेसिक नॉलेज मिल जाती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो। इसलिए वो आगे भी सोचते हैं कि मैं 11th में भी यही नहीं सब्जेक्ट से आगे कुछ करूं और आगे की ऑप्शन पढ़ाई करूं। लेकिन कॉमर्स, सर कॉमर्स कौन लेते हैं? हा, कॉमर्स तो वो लेते हैं जिन्हें ना 10th से पहले पढ़ने का मन हो और ना 10th से बाद पढ़ने का मन हो, यानी कि 11th में भी पढ़ने का मन। क्या ऐसा बात है? नहीं सर, आपने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया। मैं झूठ बिल्कुल बोल दिया। कॉमर्स वो लोग लेते हैं जिन्हें कुछ आगे अच्छा करने की इच्छा होती है। सर अच्छा करने की इच्छा आगे क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने 10th के पहले कुछ अच्छा किया ही नहीं। सर अच्छा किया ही नहीं का मतलब यह भी हो सकता है कि उन्हें 10th, यानी कि यह भी हो सकता है कि उन्हें 11th के पहले ना फिजिक्स पढ़ने का मन, ना फिजिक्स पढ़ने का इंटरेस्ट था, ना केमिस्ट्री, ना ज्योग्राफी, और ना ही हिस्ट्री, ना पॉलिटिकल साइंस और ना ज्योग्राफी, बट वो आगे चल करके पढ़ना चाहते हैं। आगे चल करके पढ़ना चाहते हैं। आगे चल करके पढ़ना चाहते हैं का मतलब सर आप क्या बताना चाहते हैं? आगे चल करके पढ़ना चाहते हैं मतलब ये बताना चाहता हूं कि बिफोर 11th, अगर मैं देखूं यहां बिफोर 11th, सर बिफोर 11th का मतलब क्या? बिफोर 11th क्या इन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है? क्या उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है? यस सर, बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है सर, उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होता है। क्या इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है? आर्ट्स में जो सब्जेक्ट पढ़नी है उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। बिल्कुल, उन्हें भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लास 11th के पहले होती है, जो सब्जेक्ट आर्ट्स में पढ़ना है। कॉमर्स में क्या कॉमर्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से होती है? तो कॉमर्स में बिल्कुल भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से नहीं होती है, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके, यानी कुछ 2-3 सब्जेक्ट को छोड़ करके कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट पढ़नी है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ना क्लास 10th में मिली होती है और ना ही क्लास आपके 9th में मिली होती है। इसलिए अगर जो स्टूडेंट चाहता है कि मैंने पहले तो कुछ मेहनत ना किया लेकिन आगे चल करके कुछ मेहनत करें, तो उसके लिए कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। कॉमर्स बेस्ट ऑप्शन है। वो चाहे तो कॉमर्स पढ़ के कुछ और कर सकता है, कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th और 12th में उन कॉमर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है और उस अंडरस्टैंडिंग का क्लास 11 से पहले कोई भी लिंक नहीं होता है। इसलिए जो स्टूडेंट कॉमर्स लिया है वो क्लास 11th और क्लास 12th अच्छे से कर ले, क्योंकि क्लास 11th और 12th के ही बेसिस पे आगे की जो कॉमर्स की एजुकेशन है, यानी कि चाहे तो ग्रेजुएशन हो, फिर उसके बाद एमकॉम हो, फिर पीएचडी हो, इस या अदर एजुकेशनल जो कोर्सेज है वो लिंक बिल्कुल इस बेस
से ही होता है। और दूसरी चीज एक और बता दूं, कॉमर्स में ऐसा भी है कि जो स्टूडेंट क्लास 11th 12th और बीकॉम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया और उसने यदि 6 मंथ टू 1 ईयर का अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लिया तो उसकी जॉब फिक्स है। सर जॉब फिक्स है का मतलब बिल्कुल वो मार्केट में जॉब कर सकता है, इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है, सिर्फ ये जनरल डिग्री के बेसिस पे ही। लेकिन मुझे अपना जैसा पर्सनल ओपिनियन है कि यही ऑप्शन साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है। क्या नहीं मिल पाता है कि एक जनरल डिग्री लेने के बाद, इंटर और ग्रेजुएशन का जनरल डिग्री लेने के बाद वो डायरेक्ट इस जनरल डिग्री के बेसिस पे जॉब बहुत कम अपने स्ट्रीम से रिलेटेड ले सकता है। लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट अगर वो ग्रेजुएशन और उसने 11th 12th अच्छे से किया हो और 6 to 1 ईयर का अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी अच्छे से कर लिया तो उसे जॉब अच्छे से मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि कॉमर्स स्ट्रीम लेने से हमें क्या फायदे हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की डिस्कस करूं सर, नेक्स्ट हाँ बिल्कुल टन आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सर ये कॉमर्स फिर आपने आ गया, यस कॉमर्स का मतलब क्या, आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स की मीनिंग भी तो हमें समझ में आनी चाहिए कि कॉमर्स में हमें क्या पढ़ना है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, हमें बताएं मीनिंग। मैं बिल्कुल इसे बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि जो हमने कॉमर्स लिया है उसका मतलब क्या है। सर कॉमर्स लिया है उसका मतलब आप बताएंगे, मैं बताऊंगा और आगे चल के आपको कॉमर्स जब आपके डिफरेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है क्लास 11 में, उसमें भी एक सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज। उस बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में आपको कॉमर्स की पूरी डिटेल पढ़नी है कि क्या उसकी मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है और क्या क्या एक्टिविटी कॉमर्स से रिलेटेड है, वो सारी पढ़नी है। मैं बस आपको यहां पर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि कॉमर्स का मतलब क्या है। देखिएगा ये कहता है कॉमर्स का मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज। अच्छा कौन सी एक्टिविटी विच आर कंसर्न, किससे कंसर्न है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किससे, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। हा 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 सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। अच्छा नहीं समझ में आया, बिल्कुल ठीक है क्योंकि आगे समझ में आने वाला है। ये है कि जितने भी सारी एक्टिविटी लिंक हो, रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने से लेकर के उस गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूमर तक, जो लास्ट कंज्यूमर है उस कंज्यूमर तक, कंजम्पशन तक जो भी एक्टिविटी उससे लिंक है वो सारे एक्टिविटी कॉमर्स के डेफिनेशन में आते हैं। अच्छा बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सी अनुराग बैठा हूं दिल्ली में, दिस इज सी अनुराग। एक बार इसे समझते हैं सर, एक बार समझाओ, देखो एक बार समझते हैं। ये है सी अनुराग। अच्छा सर ऐसा क्या बना दिया आपने, देख लो एक बार, ये रहा सी अनुराग, ये कहां बैठा है, दिल्ली में, ये कहां है, दिल्ली में। ओके इसे क्या चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। अच्छा मोबाइल फोन चाहिए, यस। अब कौन सा मोबाइल कहां पे है, ये बैठा रहा आपका ओप्पो, OPPO। सर ये ओप्पो कहां है, ओप्पो है आपके बेंगलोर में। अच्छा ओप्पो वाले कहां बैठे हैं, बेंगलोर में। अब क्या करेगा ओप्पो वाले, उस गुड्स को, ओप्पो मोबाइल क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओप्पो वाले क्या करता है, गुड्स मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। इस मैन्युफैक्चरिंग को क्या करता है कि मार्केट में बेचने के लिए भेजता है गुड्स को, ओप्पो मोबाइल को। किसको, ओप्पो मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजता है। उसी तरह जब मुझे ओप्पो मोबाइल चाहिए तो ये क्या करेगा, मुझे इस ओप्पो मोबाइल को भेजेगा। अच्छा आपके पास ओप्पो मोबाइल आएगा सर, बिल्कुल मेरे पास ओप्पो मोबाइल आने वाला है। अब इस ओप्पो मोबाइल से जब यहां तक आते आते क्या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर यानी ओप्पो मोबाइल का जो ऑनर है वो मेरे पास मोबाइल को पहुंचा जाएगा, बिल्कुल नहीं। ओप्पो मोबाइल हमारे पास आने
तक डिफरेंट प्रोसेस होंगे। क्या क्या होगा एक बार देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहला, फर्स्ट प्रोसेस परचेज करेगा। क्या परचेज करेगा सर? मटेरियल। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेगा। अच्छा सर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेगा और क्या करेगा सर? फिर उसके बाद पैकिंग करेगा, देयर आफ्टर इंश्योरेंस करेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, देयर आफ्टर क्या होगा? होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद रिटेलर के बाद एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइज होगा। इस एडवर्टाइज के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएंगे। यानी कि इसमें देखा कि कितनी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। ये एक्टिविटी इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद पैकिंग ही हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसके बाद होलसेलर इसमें इन्वॉल्व हुआ, रिटेलर इन्वॉल्व हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ। इस गुड्स को हमारे पास आने में, किस चीज को? मोबाइल को मेरे पास आने में ये मैन्युफैक्चरर रहा जो कि बेंगलोर में बैठा हुआ है, और मेरे पास आने में कितनी एक्टिविटी इन्वॉल्व है सर? कई सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। इन सारी एक्टिविटी को कॉमर्स के डेफिनेशन में लिया। इन सारी एक्टिविटी को हमें पढ़ना है। इन सारी एक्टिविटीज, जितने भी सारी एक्टिविटीज हैं, परचेज मटेरियल करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना, पैकिंग करना, इंश्योरेंस करवाना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, ये सारे कॉमर्स के डेफिनेशन में फॉलो होते हैं। और इसी सारी डिटेल हम लोग को पढ़ना है, सारी इन डिटेल। एक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक आने में, यानी कि मुझे मोबाइल चाहिए, मैं इसका कंज्यूमर हूं, मेरे तक आने में जो जो एक्टिविटी इन्वॉल्व है, सारे कॉमर्स के डेफिनेशन में आते हैं। और इन सारी एक्टिविटी के बारे में हमें डिटेल कॉमर्स में पढ़नी है। अच्छा सर, ये पढ़ना है? हाँ बिल्कुल। और इसके बाद जब हमारे पास मोबाइल आता है तो मैं इसे क्या करूंगा? पेमेंट भी तो करूंगा। अच्छा सर, आप पेमेंट भी करोगे? बिल्कुल, ये फ्री में हमारी थोड़ी मोबाइल दे देगा, मैं इसे फिर अगेन पेमेंट करूंगा। सर कितने रुपीज पेमेंट करोगे? ये लो, मैंने कर दिया ₹5000। अच्छा 5000, यस। तो ये मैं भी पेमेंट कर रहा हूं। तो ये पेमेंट प्रोसेस भी एक एक्टिविटी इन्वॉल्व है हमारे गुड्स तक आने में। तो दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन कॉमर्स। तो इन सारी हम लोग को एक्टिविटी को पढ़ना। ये अलग बात है कि अलग अलग सब्जेक्ट में सारी एक्टिविटी हमें पढ़ना है। कुछ है जो कि आपके सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, कुछ पार्ट हमें बिजनेस स्टडी में पढ़ना है। कुछ पार्ट इस एक्टिविटियों का है जो कि हमें अकाउंटिंग में पढ़ना है। तो ये कॉमर्स है। अब यहां पर जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि कॉमर्स, आज बिजनेस करने का जो कॉमर्स तरीका होता है वो दो तरीके से होता है। सर तरीका? यस, दो तरीके का कॉमर्स। यस, पहला कैश सिस्टम। कैश सिस्टम, यस। कैश सिस्टम का मतलब होता है, कैश सिस्टम का मतलब होता है, ये रहा आपका कैश सिस्टम। कैश सिस्टम का मतलब आपने एक प्रोडक्ट लिया और उसके बदले दूसरे कैश आपने पेमेंट किया। यस, मैंने ये पेन परचेज किया और पेन परचेज करने में मुझे जो कॉस्ट लगा उसके बदले उन्हें मैं कैश में पेमेंट किया। दिस इज कैश सिस्टम। दूसरा एक होता है वाटर सिस्टम कॉमर्स। वाटर सिस्टम का मतलब होता है मैं परचेज करता हूं कोई प्रोडक्ट, उसके बदले में कैश ना देकर के कोई दूसरी प्रोडक्ट देता हूं। अच्छा, हाँ, ये है वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए कैमरा, मैं कैमरा मंगा लिया, लेकिन कैमरा मैन को चाहिए क्या? उसे चाहिए इन्वर्टर। तो हमारे पास इन्वर्टर है, मैंने इन्वर्टर कैमरा मैन को दे दिया। तो जिससे मैंने कैमरा लिया उसको मैंने कैश न देकर के उसके बदले कोई और प्रोडक्ट दे दिया, यानी कि इन्वर्टर दे दिया। दिस इज कॉल्ड वाटर सिस्टम।
यहां पे फिगर में भी आप देख रहे होंगे कि ये बुक ले रही है और उसके बदले फ्रूट दे रही है। दिस इज वाटर सिस्टम। तो यानी कि कॉमर्स की हमें यहां पर थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली। आगे चल करके आपकी जो सब्जेक्ट पढ़नी है एक बिजनेस स्टडी, उसमें आपको कॉमर्स की डिटेल डिफिनेशन मिलेगी। तो थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिला कि कॉमर्स में हमें पढ़ना क्या है। इन सारी एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड, सारी कॉमर्स के डिफिनेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आपको एजुकेशन का सर्विस दे रहा हूं और आप हमारे सर्विस को ले रहे हैं, तो इन सर्विस प्रोवाइड करने में जो जो एक्टिविटी इन्वॉल्व है वो सारी की सारी कॉमर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने कैमरामैन है, कैमरामैन को मैं पेमेंट करता हूं, वो भी क्या है, कॉमर्स की डिफिनेशन में आ रहा है। वीडियो जो हमारी मैनेज कर रहा है, उस जो वीडियो मैनेजर है, वो जो प्रोफेशनल है, उसको मैं पेमेंट करता हूं, ये भी क्या है, एक कॉमर्स के डिफिनेशन में फॉल हो रहा है। मैंने इसके लिए सिस्टम परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, ये भी कॉमर्स के डेफिनेशन में फॉल है। मैंने डिजिटल बोर्ड परचेज किया, ये भी क्या है, क्यों, क्योंकि मैंने सर्विस देने के लिए इन सारी अरेंजमेंट की एक्टिविटी किया। ये सारी की सारी क्या है, कॉमर्स के डेफिनेशन में फॉलो होती है। यानी कि एक सर्विस देने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटियां हैं या गुड्स को प्रोड्यूसर्स के यहां से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो जो एक्टिविटी इन्वॉल्व है, सारी की सारी कॉमर्स के डेफिनेशन में फॉलो होता है। तो ये जनरल सी अंडरस्टैंडिंग थी कॉमर्स की। आइए अब पॉइंट नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या है सर, एक बार देखते हैं सिंपल सा जो अभी हमने पढ़ा है कि कॉमर्स के डिफिनेशंस में क्या क्या एक्टिविटियां इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको बताया कि कॉमर्स हम लोग पढ़ लिए कि कॉमर्स में लाइक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, वेयर हाउसिंग की सर्विस, एडवर्टाइजिंग की सर्विस, ये सब सारे सर्विस कॉमर्स में की एक्टिविटी में आती हैं। बिना इन सर्विस को लिए हुए कोई बिजनेस नहीं हो सकता, कोई कॉमर्स नहीं कर सकता। बिना इन सर्विस को लिए हुए ओप्पो मोबाइल जो कि बेंगलोर में बैठा हुआ है, उसका मैन्युफैक्चरर, क्या हमारे पास यानी कि लास्ट कंज्यूमर सी अनुराग जो कि दिल्ली में बैठा है, उसके पास मोबाइल पहुंचा सकता नहीं। जब तक ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं देता तब तक मोबाइल हमारे पास नहीं आता। इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस नहीं करते तब उसकी रिस्क कवर नहीं होती, तब नहीं आता। वेयर हाउसिंग, उसे कहीं स्टोर करना पड़ा होगा। एडवर्टाइजमेंट नहीं करता तो हमारे पास नहीं आता, मैं उस ओप्पो मोबाइल के बारे में नहीं जानता। बैंकिंग, अगर बैंकिंग से क्या है, बैंकिंग के थ्रू मैंने उसे पेमेंट किया, तो अगर ये बैंकिंग वाले अपनी सर्विस नहीं देते तो क्या ये बिल्कुल कॉमर्स ट्रेड एक हो पाता, कंप्लीट ट्रेड नहीं। यानी कि जो कोई भी एक्टिविटी मिस कर जाता तो इसमें से कोई भी अगर एक्टिविटी स्किप हो जाती तो इसमें कंप्लीट ट्रेड नहीं होता, कंप्लीट कॉमर्स नहीं होता। तो ये हम लोगों ने देख लिया एक बार। नेक्स्ट जो हम लोग एक बार देखते हैं कि आपकी क्लास 11th में पढ़ना क्या क्या है। टंटना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ गया यहां पर सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, सिलेबस ऑफ क्लास 11th। सर एक बार लिख दो, सब्जेक्ट ऑफ क्लास 11th। लो मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट ऑफ क्लास 11th। सर ये हुई ना बात, हाँ बिल्कुल ये हुई बात। एक बच्चा की रिक्वेस्ट पे मैंने ये भी लिख दिया। चलो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही सर करेंगे। आइए देखते हैं कि कॉमर्स के क्लास 11th में पढ़ना क्या, कौन कौन सी सब्जेक्ट है। आपको इसमें दो पढ़ना है, दो सब्जेक्ट दो तरीके के पढ़ना है, दो नेचर की सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। फर्स्ट इज मैंडेटरी सब्जेक्ट आती है एंड सेकंड इज आपके लिए ऑप्शनल आता है। सर मैंडेटरी क्या है और ऑप्शनल क्या है, एक बार बता दो सर। ये लो मैंने बता दिया मैंडेटरी में क्या है और ऑप्शनल में क्या है। अच्छा मैंडेटरी में, अच्छा मम्मी बोली दूध पीना ही है, अच्छा मम्मी बोली कि बिना दूध पिए रात में सो नहीं सकते, अच्छा ये मैंडेटरी है। दूसरी बात, मम्मी बोली क्या बोली, चाहे शाम में रात में टीवी देखो या ना देखो, ये तुम्हारे लिए ऑप्शनल हो गया। अच्छा इस तरीके की, यानी कि जो ये पेपर है आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ सर ऐसा बात है, हाँ पढ़ना ही पड़ेगा। सर सही कर दो, अच्छा ये लो मैंने सही कर दिया, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही
होगा। ओके, और ये सिलेक्ट ऑप्शनल। सर ऑप्शनल में क्या है, पढ़ना नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आपको है तो पढ़ना ही, लेकिन डिपेंड, यू नीड टू सिलेक्ट आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट। अच्छा क्या है सर, एक बार बता दो। यस, यू नीड टू सिलेक्ट आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट, डिपेंड अपॉन योर चॉइस, यू नीड टू opt the subject as per your choice। अच्छा, बिल्कुल आपकी किस्मत खुल गई, यू आर गुड लकी कि आपको ऐसी ऑप्शन मिल गया। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? बिकॉज क्योंकि आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जब मिल जाती है सब्जेक्ट, तो उससे इंटरेस्टिंग बात क्या हो सकती है? जिसमें आपको दिल लगा, जिसमें आपको मन लगा, वो सब्जेक्ट आप पढ़ें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो अच्छा सर एक बार बता दो मैंडेटरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। यस, आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट इज आपका अकाउंटिंग, ये आपके मैंडेटरी पेपर है और सबसे स्कोरिंग पेपर क्लास 11th की अकाउंटिंग। सेकेंड इज बिजनेस स्टडीज, थर्ड इज इकोनॉमिक्स और फोर्थ इज आपके लिए इंग्लिश। ये आपके लिए मैंडेटरी पेपर है। फर्स्ट इज अकाउंटिंग, सेकेंड बिजनेस स्टडीज, थर्ड इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ कॉमर्स। ये आपके लिए मैंडेटरी पेपर है और आपको पढ़ना कंपलसरी है। सेकेंड आपके लिए इंटर जो आता है ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल में से फर्स्ट जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप है। सर इसे एक बार बता दो। यस, इंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड मैथमेटिक्स, अच्छा आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसके बाद इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। सर ये क्या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेज? यस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर है, ये आपको एक लैंग्वेज पेपर पढ़ना होगा। कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और उसके बाद आर्ट। इन सब्जेक्ट के बारे में, इन सब्जेक्ट से आपको ऑप्शनल पेपर को सिलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू चॉइस। ये डिपेंड करता है कि आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको टोटल का टोटल चॉइस आपके स्कूल में इन सारों पेपर हो। ये डिपेंड करता है आपके स्कूल पे, आपके कॉलेज पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे कि वो कौन ऑप्शन आपको देते हैं। इनमें से कितने ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, कितने ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट और स्कूल पे। तो आइए एक बार हम लोगों ने देख लिया कि सब्जेक्ट तो हमें ये 5 सब्जेक्ट पढ़नी है, हमें सब्जेक्ट 4 पढ़नी है कंपलसरी पेपर में। फर्स्ट इज अकाउंटिंग, आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। फर्स्ट इज अकाउंटिंग, सेकंड बिजनेस स्टडी, थर्ड इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ इज इंग्लिश। ये कंपलसरी पेपर है। हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे और आगे जो फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटेंसी। टंटना सर एक बार बताओ आगे। चलो शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग। ओके सर स्टार्ट कर दिया? या बिल्कुल स्टार्ट कर दिया। अकाउंटिंग सर इसको बताओ ये है क्या? आओ एक बार अकाउंटिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। अच्छा, और क्या पढ़ना है? सर एक बार बता दो क्या पढ़ना है। एक बार देखते हैं कि अकाउंटिंग जो हमारी सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग की डिफरेंट स्टेज है। सर डिफरेंट स्टेज का मतलब? यस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग में भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट किस लेवल पे क्या पढ़ना है वही हम लोग एक बार देखने जा रहे हैं। सर किस लेवल पे क्या पढ़ना? यस, क्या अकाउंटिंग में आईकॉम में ही यानी कि क्लास 11th में ही आप सारे अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो कि पढ़ लोगे या कुछ पार्ट पढ़ोगे? वही चीज का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जिस तरीके से, यानी कि हम लोग पहले भी बता चुका, मैं आपको पहले भी बता चुका, इसके पहले वाले स्लाइड में भी, फर्स्ट जब स्लाइड बता रहा था कि क्लास 11th और 12th में जो हमें कॉमर्स पढ़ना है वो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़नी है, बेसिक नॉलेज पढ़नी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर देख रहे हैं कि ये क्लास आईकॉम है। आईकॉम का मतलब सर 11th एंड
ट्वेल्थ। आईकॉम का मतलब 11th एंड 12th। सर इसमें क्या पढ़ना है? इसमें सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज पढ़ना है। यानी कि सर एक बार बता दो, लिख दो कुछ, ये लो लिख दिया, बताया, तुमने रिक्वेस्ट किया मैंने लिख दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सेकंड जो बीकॉम में हमने पढ़ना है वो अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सर ये रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है? आइए देखते हैं रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है। मैं यहां पर, आप बीकॉम में जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, और आगे चलकर के मैं बताऊंगा थोड़ी सी रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, आपको नॉलेज तो आपको दे दूंगा। रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट का मतलब अकाउंट्स में जो डिफरेंट रिपोर्ट बनते हैं वो किस तरीके से रिपोर्ट बनते हैं, उस रिपोर्ट बनाने से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे डिफरेंट रिपोर्ट बनाए जाते हैं, वो पढ़ना है आपको। का किस में पढ़ना है? तो बीकॉम में पढ़ना है। यानी कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट अंडर अकाउंटिंग। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट अंडर अकाउंटिंग। वो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे चल करके आप सुनेंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये बात है सर, बिल्कुल ये बात है, ये आपको पढ़नी है क्लास बीकॉम में। अब आइए देखते हैं कि क्लास एमकॉम में क्या पढ़नी है। यानी कि पीजी जब करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो अकाउंटिंग वहां भी पढ़नी है। तो क्या वही अकाउंटिंग, सेम अकाउंटिंग पढ़नी है जो हमें बीकॉम में और आईकॉम में पढ़नी है, यानी कि क्लास 11th और 12th में हमें पढ़नी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वहां पर एनालिटिकल पार्ट पढ़ना है। यस, एनालिटिकल पार्ट का मतलब क्या होता है सर, एक बार बता दो। एनालिटिकल पार्ट का मतलब डिफरेंट रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस आपको पढ़ना है। और सर एक बार इसमें बता दो कि आपको पीएचडी में क्या पढ़नी है। पीएचडी में न्यू रिसर्च कॉन्सेप्ट पढ़ना है, न्यू डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, डेवलप रिसर्च रिसर्च एंड डेवलप न्यू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये पढ़नी है। अब मुझे समझ में आ गया सर कि आपने क्यों बोला था कि अगर आप 11th और बीकॉम कर लेते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं भी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होते हैं, एक्टिविटी होती है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है जो होता है, और रिपोर्टिंग एक्टिविटी होती है। रिपोर्टिंग एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी का मतलब डे टू डे जो ट्रांजेक्शन हो रही है, लेन देन हो रही है बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करना होता है, लिखना होता है अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, और उसके बाद डिफरेंट रिपोर्ट बनाना होता है। यही तो काम होता है। एनालिटिकल पार्ट एक्सपर्ट करते हैं, रिसर्च पार्ट तो रिसर्च एक्सपर्ट ही करते हैं। तो ये दोनों, ये सारी चीज हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हमें डिफरेंट स्टेज में पढ़ना है। यानी कि हम लोग क्लास 11th में जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसलिए क्लास 11th में आप लोग सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट समझे। अगर क्लास 11th 12th आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आगे रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल कॉन्सेप्ट और इवन रिसर्च कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको अच्छे तरीके से आगे समझ में आने लगेगी चीजें। आइए एक बार और नेक्स्ट देखते हैं।
आगे नेक्स्ट पॉइंट, सर ये क्या है? यस, ये आपके आ गया जो कि आपसे रिलेटेड है। सर एक बार बता दो ये क्या है? ये है आपके अकाउंटिंग का सिलेबस क्लास 11th के लिए, अकाउंटिंग का सिलेबस क्लास 11th के लिए एंड ईयर 21-22 के लिए। सर ये बता दो है क्या? जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 11th में जो अकाउंटिंग पढ़ना है वो 3 पार्ट में पढ़ना है। सर क्लास 11th में अकाउंटिंग पढ़ना है 3 पार्ट में पढ़ना है? यस, क्लास 11th की जो अकाउंटिंग है वो 3 पार्ट्स में पढ़ना है। कौन कौन सा? सर एक बार बता दो। क्लास 11th की जो अकाउंटिंग है, क्लास 11th की जो अकाउंटिंग है वो सर एक बार बता दो। ये लो, मैंने बता दिया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सर 3 पार्ट में पढ़ना है। यस, मैंने 3 पार्ट कर दिया। पार्ट ए, सर ये क्या हो रहा है? ये देखो, अभी मैंने सही कर दिया। पार्ट ए, सेकेंड इज पार्ट बी एंड थर्ड इज पार्ट सी। सर ऊपर लिख तो दो अकाउंटिंग, ये लो मैंने ऊपर लिख भी दिया अकाउंटिंग। ये आपको 3 स्टेज में पढ़ना है। पार्ट ए में जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि इन दोनों पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, इन दोनों में जो आपको पढ़ना है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा सर, अब समझ में आया। और पार्ट सी जो आपका है वो प्रोजेक्ट वर्क है। पार्ट सी जो आपका है वो क्या है? प्रोजेक्ट वर्क है। सर ये क्या बता रहे हैं? प्रोजेक्ट वर्क है। हाँ बिल्कुल, ये आपका पार्ट सी हो गया, प्रोजेक्ट वर्क। तो यहां पर लिखा हुआ जो है, एक बार ये देखते हैं कि जो यहां पर लिखा है, सर ये बता दो, यहां पर तो डिफरेंट लिखा है कंप्यूटर अकाउंटिंग। यस, इस कंप्यूटर अकाउंटिंग में भी जो पढ़ना है वो बेसिक अकाउंटिंग ही पढ़ना है, वो बेसिक अकाउंटिंग ही आपको पढ़ना है। इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस ही बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है, ये भी बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है। यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि सारी बेसिक अकाउंटिंग का मतलब कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इन सारी चीजें हमें क्लास 11th में पढ़नी है। तो ये थी हमें क्लास 11th में अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़नी है उसकी डिटेल थी। सर एक बार जूम इन कर दो, जूम कर, ये रहा आपका क्लास 11th की डिटेल। तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर से आपको क्लास अकाउंटिंग की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। आज सिर्फ बेसिक क्लासेज हुई, जनरल सी बातें हम लोगों की हुई कि कॉमर्स के क्लास 11th के पहले क्या हमें ऑप्शन, हमारे पास कैरियर ऑप्शन था, क्लास 11th में हमें क्या पढ़ना है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है और अकाउंटिंग की सिलेबस क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर 1 नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1। इसलिए आप, अगर आप अपने स्टडी को सही तरीके से प्लान करना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर को आप मिस ना करें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन लेक्चर की टाइमली बेसिस पे मिल सके। ओके, थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय।